बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद सुल्तान है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और ये अदारा HLPS के नाम से जो है इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा अहम होता है जो भी जब हम किसी बच्चे को या जवान को हम किसी भी अदारे में दाखिल करते हैं, ख्वाह वो मंशियात के हवाले से हो, नफ्सियात के हवाले से हो, क्योंकि फ़ैमिली एक ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ चल रही होती हैं उस टाइम, फैमिली के माइंड में भी, पेशेंट के माइंड में भी। उसमें कुछ मुआशरती चीज़ें भी चल पड़ती हैं, कुछ कानूनी लवाज़मात भी चल पड़ते हैं। तो क्योंकि अदारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और हमें समझ नहीं आती हम कहाँ पर जाएं, कैसे जाएं, कौन सा अदारा सही रहेगा जो कि बाद में आने वाले दिनों में हमारे लिए या हमारे बच्चे के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने, ना ही उस अदारे के लिए भी परेशानी बने, क्योंकि दाखिले का जो वक्त होता है वो बहुत अहम होता है। ठीक है, और इससे पहले, दाखिले से पहले, जिसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि उस वक़्त पेशेंट को या हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको पिक करके लाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, वो मैं अभी आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया जाता है दाखिले से पहले, इवन के पेशेंट को लाने से पहले। तो तमाम लोग इसको पढ़ लिया करें, समझ लिया करें, उसके बाद एक एक चीज़ के हवाले से क्वेश्चन कर लिया करें, उसके बाद क्लाइंट को लाया करें। क्योंकि अमूमन ये होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन बाद में करवाने तक लोग रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाद की जो पेचीदगियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं और वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी हमारे पास अगर हम देखें तो इतने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद भी तकरीबन 5 से 6% इस तरह के पेशेंट्स हैं या फैमिलीज़ हैं जिनके साथ कोई ना कोई इस तरह का लवाज़मात आ जाते हैं या परेशानी बन जाती है, जो कि इस डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह से बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर बन जाता है या कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बन जाता। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी दाखिल करवाएँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये मैं इसका हमने नाम जो रखा हुआ है, मंशियात नफ्सियात के इलाज के लिए रज़ामंदी का इज़हारनामा, यानी कि मैं इज़हार करता हूँ कि मैं इसको इलाज करवाना चाहता हूँ, या इकरारनामा भी है कि इकरार करता हूँ, या ये एक मुआहदा भी है जिसमें बहुत सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको साथ में स्क्रीन में ये नज़र भी आ रहा होगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको एज इट इज़ नज़र आए। इवन कि जहाँ पर टाइपो एरर्स भी हैं उनको भी मैंने करेक्ट नहीं किया, ताकि कोई ऐसा ना हो कि वहाँ का और यहाँ का कुछ भी शक हो कि भाई उस पेज नंबर पे तो ये था तो यहाँ पर ये है। आप इसको देखते जाइए। मोहतरम, मैं अगर किसी का भी नाम ले लूँ, मिसाल के तौर पर मोहम्मद असलम साहब, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि नीचे दी गई मालूमात को पढ़ें। आप अगर इस मालूमात से मुत्तफ़िक हों तो इस फॉर्म के आखिर में अपने दस्तखत करें। आपके दस्तखत से ज़ाहिर होगा कि आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो लोग दूर से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची से हैं, कोयटा से, पेशावर से, तो वो तो दाखिल करवाने से पहले नहीं आ जाते। तो सेम एज़ इट इज़ यही चीज़ हमारी ऑनलाइन फॉर्म में भी मौजूद है, आप उसको फिलअप कर सकते हो गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, और इलाज की तरीक़ाकार में रज़ामंदी का इकरार करते हैं और तमाम ज़िम्मेदारियाँ उठाने का अहद करते हैं। हम आपको HLPS में खुशामदीद कहते हैं। HLPS एक प्राइवेट रजिस्टर्ड नफ्सियात का अदारा है जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, जिसका CUI नंबर ये है। ये हर कंपनी को होता है जो भी रजिस्टर्ड होती हैं SCCP के साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगला जो है इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 924 है। ये होना बहुत ज़रूरी है। हर हेल्थ केयर का जो अदारा होगा जो कि पिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहा है या पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उनके अपने अपने सूबों के साथ, सूबाई जो अदारे हैं उनके साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, और इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद हेल्थ केयर के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके और हमारे दरमियान एक मुआहदा है जो कि इंतहाई अहम मालूमात पर मुश्तमिल है, जिसको पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्म में दी गई मालूमात डेटा प्रोटेक्शन और ऑनलाइन क्राइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के एक नंबर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 की तामील करता है, जो कि एक वफाकी कानून है। इसका मतलब यह है, इस कानून को जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसका मकसद ये होता है कि हम अपने क्लाइंट की मालूमात किसी को भी देने के मजाज नहीं है, ख्वाह वो ऑनलाइन हो, ख्वाह वो फिज़िकल आकर हमसे इंक्वायरी करे। ठीक है, तो इसके आगे जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताता हूँ कि हम किस को मालूमात देते हैं और किस तरह से दे सकते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। जो क्लाइंट यानी कि मरीज़ की ज़ाती मालूमात की राजदारी, इलाज के बारे में मुकम्मल मालूमात, फ़ीस की अदायगी, इलाज के तमाम तर मराहिल, इलाज के मकासद,
और इलाज की मुमकिन लिमिटेशन, यानी कि किन हालात में और किस हद तक आपके बारे में मालूमात किसको फराहम की जा सकती है, ये भी आपको बहुत डिटेल में हम इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है जी मेंटल हेल्थ और मेडिकल ट्रायज, यानी कि असेसमेंट करना नफ्सियाती भी और मेडिकल हवाले से भी। हम तमाम तर मरीज़ों का तफसीली मुआयना करने से पहले एक ट्रायज करते हैं, यानी कि मरीज़ की असेसमेंट, जिसमें नफ्सियाती और तिब्बी मुआयना शामिल है, जिसमें आपसे आपके मरीज़ की बीमारी के मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे, जिससे आपके इलाज में हमें रहनुमाई मिलेगी या आपके मरीज़ के इलाज में हमें रहनुमाई मिलेगी। जबकि तिब्बी मुआयना में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह चेक किए जाते हैं ताकि हमें बुनियादी तिब्बी मसाइल जो कि आपकी ज़हनी सेहत को मुतासर करते हैं इनके बारे में इल्म हो, या फिर ऐसे भी जिस तरह से खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का इशू है या दमे का मसला है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमने पहले से इल्म होना ज़रूरी है। इसके अलावा बुनियादी मेडिकल टेस्ट आप खुद कर लें या HLPS से करवा लें। किसी भी शदीद मेडिकल बीमारी की सूरत में जो कि मंशियात और नफ्सियात से हट कर हो, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को दाखिल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि मरीज़ को कोई और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत हो, क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत हो, तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो नफ्सियात का दायरा या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वो मेडिकल स्पेशलाइज्ड नहीं होते, ठीक, वो के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर रेफरल्स होते हैं, तो इसलिए एक नई परेशानी बनती है। अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी है तो उसको लाजमन रेफरल करना पड़ता है, तो इसलिए पहले से ही देखा जाता है कि आया कि पेशेंट की कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एडमिशन की रिहेबिलिटेशन के अंदर ज़रूरत है या उसको किसी हॉस्पिटल की मेडिकल स्पेशलाइज सर्विसेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को किडनी के मसाइल हैं, उसको डायलिसिस होने हैं डेली बेसिस पे, तो ऐसे में उस पेशेंट को दाखिल करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। अच्छा, अगर आप या आपका मरीज़ नशे के इलाज की गर्ज से आए तो ट्रायज के बाद ड्रग प्रोफाइल बनाई जाती है, यानी कि एक टेस्ट करवाया जाता है जिससे इल्म होता है, मालूम होता है कि ये वाकई ही ड्रग ले रहा है और कौन सी ड्रग ले रहा है, वो थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जाता है। अगर मरीज़ HIV सस्पेक्टेड हो तो मरीज़ का HIV टेस्ट भी करवाया जाता है और बसूरत HIV पॉजिटिव मरीज़ को मुतात रखा जाता है या फिर ऐसे अदारे में भेज दिया जाता है जहाँ पर HIV पेशेंट्स की भी साथ में ट्रीटमेंट किया जाए। तो अगर फैमिली इधर ही रखना चाहती है तो वो भी कुछ चीज़ें करके उसको भी यहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है, ताकि बाकी अफराद की सेहत मुतासर ना हो। ऐसे में मरीज़ की कैटेगरी भी तब्दील हो सकती है। तो अगर मरीज़ की कैटेगरी आप लोअर से हायर की तरफ जाते हैं और अखराजात अगर उसमें बढ़ते हैं तो फिर वो फैमिली अदा करती है। इसके बाद मरीज़ को PMDC से मुस्तनद शुदा डॉक्टर्स डिटॉक्स करेगा, ठीक है, यानी कि मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं। इसके अलावा मरीज़ की साइकेट्रिक प्रोफाइल भी बनाई जाती है जिससे हमें मरीज़ के ट्रीटमेंट प्लान में मज़ीद रहनुमाई मिलती है कि आया कि इसको कोई साइकेट्रिक इशू चल रहे हैं कि साथ में कि नहीं चल रहे। मरीज़ के लिए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की खिदमत हासिल की जाती हैं ताकि मरीज़ का तिब्बी इलाज के साथ साथ साइकेट्रिक इलाज भी किया जा सके। इसके अलावा मरीज़ की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात जो कि नशा की वजह बन रहे हों, इनको जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की जाती हैं। अगर मरीज़ को ज़रूरत पड़े तो नफ्सियाती तरीका इलाज जैसा कि CBT, RABT, माइंडफुलनेस वगैरह किया जाता है और मरीज़ की नफ्सियाती और तिब्बी प्रोग्नोसिस को मेजर किया जाता है ताकि मरीज़ की हालत का अंदाज़ा हो सके। और इसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, नफ्सियात के टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, चेकलिस्टें होती हैं और उनके थ्रू हम उसकी प्रोग्नोसिस यानी कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई बेहतरी नहीं आ रही या पहले से भी कंडीशन अल्लाह ना करे कि बुरी हो रही है, ये इस चीज़ को हम प्रोग्नोसिस कहते हैं, तो उसको भी देखा जाता है। दौरान इलाज मरीज़ को तमाम तर सेफ्टी मेजर्स में रखा जाता है ताकि मरीज़ अच्छे माहौल में ठीक हो सके। बुज़ुर्ग मरीज़, फालिज या माजूरी की सूरत में तमाम तर ज़रूरी लवाजमात फैमिली को मैनेज करना होंगे, ठीक। अच्छा, हम बायोसाइकोसोशल मॉडल के तहत काम करते हैं। हम मरीज़ के साथ कानूनी मामलात भी हो सकते हैं जो कि इलाज का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। इसकी ज़िम्मेदारी इलाज करवाने वाले पर आयद होती है, इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखें कि इलाज की दौरानिए में घर में कोई लेन देन ना की जाए। अमूमन ऐसा भी आपने देखा होगा कि एडिक्शन के बहुत सारे क्लाइंट साथ में ड्रग डीलिंग का भी काम कर रहे होते हैं जो कि अमूमन फैमिली को नहीं पता होता, या समटाइम ऐसे होता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई केस बन चुका होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कोई असला रखने की सूरत में या कोई भी किसी के साथ झगड़े की सूरत में, तो अमूमन ये होता है कि फैमिलीज़ ज़ाहिर बात है परेशान हो जाती हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से रिहेब तक पहुंचा देते हैं कि बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो ऐसी सूरत में अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर को नहीं पता उसकी कानूनी चीज़ों के बारे में तो वो इख्तियारी हो सकता है, तो इसलिए उसके लिए मज़ीद परेशानी बनती है। तो कोशिश करें कि आपको उसकी पूरी मालूमात हो
और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उसके वकील तक वो तमाम तर चीज़ें जो हैं पहुंचा दें ताकि वो उनकी रिलैक्सेशन ले ले और 3 माह तक उसके तमाम चीज़ें स्टॉप हो जाएं। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आपको अदारे मौका नहीं देते। हमारे पास अक्सर मरीज़ों की जब चीज़ें होती हैं तो हम उनको एक फ़ाइल बनाकर भेज देते हैं, वो उनका जो है टाइम आगे तक ले लेते हैं कि जब तक इनका ट्रीटमेंट जारी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती कि जी कि पता चल जाएगा ये होगा वो होगा, नहीं, कानून हमेशा प्रोटेक्ट करता है सभी को। तो उसके बाद सरकारी नौकरी की सूरत में छुट्टी ली जाए। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी है तो वहाँ से छुप के वो कर लेंगे, छुट्टी लेनी होगी, क्योंकि ये छुट्टियाँ मिलती हैं आपको, सिक लीव्स मिलती हैं। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है वो रियल होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। तो सारी बात है वो हम अगर पेशेंट को जब डिटेल उनके अदारे को भेजते हैं तो उनको सिक लीव दे देते हैं और बहुत सारे अदारे उनको रीइंबर्समेंट भी करते हैं, उनके फ़ी चार्जेस भी। तो इसलिए तमाम तर चीज़ें जो होती हैं पेशेंट के लिए ही फ़ायदा, अल्टीमेटली फ़ायदा उसी को मिलता है। तलाक़ व खुला की सूरत में इलाज की दौरानिए में तमाम मामलात को वक्ती तौर पर रोक लिया जाए। ठीक है, क्योंकि अमूमन पेशेंट तलाक़ दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, ठीक है, या फिर वो मसला चल रहा होता है, पेशेंट इधर आता है, पीछे से उनकी यूनियन काउंसिल के जो नोटिस आ जाते हैं या अदालत के जो नोटिस आ जाते हैं वो लाजमी भेज दिया करें ताकि हम उनको रिस्पांस कर दें कि भाई ये पेशेंट हमारे पास इस मकसद के लिए दाखिल है, लिहाजा इसका डिसीजन अभी ना लें जब तक कि ये खुद अपना फ़ैसला करने के काबिल हो नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इनको हम ज़रूर जो है ना मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, जायदाद वगैरह की खरीद फ़रोख्त और तकसीम वगैरह ना की जाए। ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका GAF कम होता है, यानी कि ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग कम होती है, वो अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, तो उनको किसी अदारे में दाखिल कर लिया जाता है और फिर कोई एक बंदा उनसे कम दामों में पैसे वो लेकर या देकर जो भी वो चीज़ें कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी इज्तनाब करना है और ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए दाखिल करवाने वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखे। ठीक, अच्छा, याद रखें कि ये इलाज के मरीज़ की क्लिनिकल सिम्टम्स की बुनियाद पर होता है, यानी कि जो उस टाइम ज़ाहिर होती हैं। इस इलाज का ताल्लुक किसी भी कानूनी सिलसिले में मावन साबित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि देखो जी ये मरीज़ है ना, ये इस तरह से है तो इसलिए इसको ये मसला था। ये अदालत का वो नहीं, अदालत के अपने साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अपनी उन्होंने असेसमेंट करवानी होती है, अपनी सरकारी लेवल पर वो करवानी होती है। इसलिए क्योंकि ये प्राइवेट, जो मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि प्राइवेट है लेकिन रजिस्टर्ड है, फिर भी आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी अदालत में बतौर एविडेंस नहीं पेश कर सकते कि भाई ये देखो ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई हैं। वो क्लिनिकल सिम्टम्स के तौर पर हम काम करते हैं, वो तो बाद में ठीक भी हो सकती हैं, ठीक, बल्कि होती हैं। अच्छा, इस इलाज का ताल्लुक किसी भी कानूनी सिलसिले में मावत साबित नहीं हो सकता और ना ही बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। मंशियात और नफ्सियात के मरीज़ अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं, जैसा कि ख़ुदकुशी का रुझान, भागने का रुझान, किसी पर हमला करने की कोशिश। ये तमाम चीज़ें अलामात या पर्सनालिटी मसाइल किसी मेडिकल टेस्ट से साबित नहीं होते, किसी बंदे के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि ये क्या करेगा। ठीक है, यही वजह है कि मरीज़ को जानने में, उसकी सिम्टम्स को मेजर करने में हमें भी मुश्किलात आती हैं और फैमिली के लिए भी एक चैलेंज होता है कि भाई इसको हम कैसे मेजर करेंगे। बाज़ औक़ात कुदरती आफ़ात जैसा कि ज़लज़ला, आग का लग जाना, हार्ट अटैक हो जाना, ये तमाम तर ऐसे मामलात हैं जिनमें इंसान की जान जा सकती है। ऐसे में HLPS हर मुमकिन कोशिश करता है कि मरीज़ को सेफ़ एंड सिक्योर रखे। अलबत्ता कोई भी ऐसी सूरत जिनका ऊपर जिक्र किया जा चुका है में मरीज़ की मौत वाक़या हो या ज़ख्मी हो तो HLPS ज़िम्मेदार नहीं होगा। जारी बात है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो बेहतर हो और अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज दिन तक पिछले तकरीबन 3 सालों में कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, क्योंकि हम शुरू से ही बहुत चीदा पेशेंट को रखते हैं, उनकी तमाम चीज़ों को ख्याल रख के फिर उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जिनका हम इलाज कर सकें। वो कहते होते हैं ना, इस काम का आगाज़ ही ना करो जिसमें आपको कामयाबी ना हो। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम उन्हीं को हासिल करें, उन्हीं को रखें जिनका ट्रीटमेंट करने के बाद वो ठीक भी हो, फैमिली के लिए भी और हमारे लिए भी, और हमें बेहतर लगे तो हम उसको रख लेते हैं। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हमने सिक्योरिटी वाइज, मेडिकल वाइज, हर एतबार से हम असेसमेंट स्क्रीनिंग करने के बाद हम उनको रखते हैं। और यहाँ पर भी रहने के बाद, यहाँ पर जब हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी सिक्योरिटी जो होती है हमने टाइट रखी होती है। किसी भी शिकायत की सूरत में फैमिली, IHRA और लोकल पुलिस की मदद लें। ऐसा नहीं है कि जी आप आए हमारे गले से पकड़ें, आप अपनी जो भी चीज़ें अपने पास लिख लें। हमारे पास भी रिटन में चीज़ें मौजूद होती हैं, हर चीज़ हम लिखते हैं। सारी बातें, हम भी फैमिली के साथ लड़ाई की सूरत में, लड़ाई बनाने के लिए तो नहीं बैठे हुए, ना ही क्लाइंट को तंग करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, अगर कोई शिकवा आपको होता है तो आप पुलिस को जाकर एक दरख्वास्त दे दें कि भाई ये मसला आ रहा है। तो क्योंकि थाने हमारे करीब ही होते हैं, वो मैं चला जाता हूँ, मैं उनको जाकर जवाब दे देता हूँ।
तो ऐसे वो ज़रा अच्छी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम या फिर ऐसा भी है कि क्लाइंट की और भी बहुत सारी चीज़ें, तो पुलिस को सेकेंडरी आ जाती है। पहले कोशिश करें कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर को आप रब्ता करें, उनकी कमेटी बैठती है, वो देखती है कि आया कि हाँ क्या क्या चीज़ है, क्या मसला हुआ है, तो उसके ऊपर वो चीज़ें करते हैं। और इवन कि उनके पास अथॉरिटी है कि उस अदारे को सस्पेंड कर दें, सील कर दें, जो भी कर दें। तो वो तमाम तर चीज़ों को, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज़ के, तो पुलिस डिपार्टमेंट किसी और चीज़ का स्पेशलाइज्ड है और हेल्थ केयर के अदारे किसी और चीज़ के स्पेशलाइज्ड हैं, इसलिए वो नेचर देख के आप उसको मैनेज कर सकते हैं या उनके साथ मदद कर सकते हैं ताकि मसाइल को बआसानी हल किया जा सके, ठीक है। मरीज़ की रैंडम वीडियो फैमिली को हफ्ता में एक बार भेजी जाएगी। अमूमन ये होता है पेशेंट हमारे पास दाखिल होते हैं, वीडियो शीडियो हम बनाकर भेज देते हैं, ठीक है। और कैमरा में देखने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि बाकी मरीज़ों की प्राइवेसी का मसला होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आगे यहाँ ये अच्छा कैमरा देख लें, वो बेचारे बाकी भी हमारे पास क्लाइंट दाखिल है ना, सारी बात वो हमारे ज़िम्मे में है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम बाकी किसी और की प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ करके हम आपके बच्चे की वीडियो आपको दिखाएं कि जी ये देखें, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके बच्चे की वीडियो सिर्फ आप ही को, जो आपका फोकल पर्सन है, उसी को भेजी जाएगी, उसके अलावा किसी और को भेजी भी नहीं जाएगी। मरीज़ दाखिल करवाने वाले अफराद ये देख लें, ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, बेटा या बेटी या कोई भी खूनी रिश्तेदार दाखिले के वक्त मरीज़ के बाकी रिश्तेदारों को एतमाद में लेगा ताकि बाद में कोई मसला ना हो। जैसा कि माँ अगर बेटे का इलाज करवा रही है तो वालिद को भी एतमाद में ले लें। अमूमन ये होता है कि पेरेंट्स आपस में उनकी लड़ाई चल रही होती है, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो वो जाकर बच्चे को दाखिल करते हैं, तो दूसरे भी जारी बात है वालिद हैं या वालदा हैं, तो वो जाकर बच्चे को निकाल लेते हैं, तो उसके भी बड़े अपने एक नुकसान आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। दाखिले के बाद घरेलू मसाइल जैसा कि दूसरी बीवी, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी और भाइयों के एतराज़ात वगैरह फैमिली या दाखिल करवाने वाला खुद मैनेज करेगा। पहले से आप आपस में डिसीजन ले लो कि आया कि हमने इनको एडमिट करवाना है, नहीं करवाना, कितना टाइम करवाना है, किस कैटेगरी में करवाना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से अपनी फैमिली में डिस्कस कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना बने, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर और एक जिरगा सिस्टम बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें और सामने आना शुरू हो जाती हैं। HLPS सिर्फ दाखिल करवाने वाले अफराद से रब्ता रखेगा। अगर दाखिल करने वाला फ़र्द चाहे तो मरीज़ की अपडेट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और फैमिली के बाकी अफराद को शामिल कर सकता है। ताहम ये मरीज़ की प्राइवेसी है, इसमें एहतियात करें। हमने एक ही बंदे को चीज़ें भेजनी है, वो आगे खुद ही अपनी बहन भाइयों को दिखाता है तो दिखाए, नहीं दिखाता तो ना दिखाए। हमने ईच एंड एवरी अपडेट्स उसके मतलब कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी, तो हमने उसी को बताते जाना है, ठीक है भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो अब ये है कि फैमिली के और बहुत सारे रिश्तेदार हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 लोग दाखिल हैं, तो 25 लोगों की 25 अटेंडेंट्स को हम जिम्मेदार हैं चीज़ें जवाबदेही करने का। हाँ, बाकी जो चीज़ हैं जैसे कि सेशंस के दौरान, फैमिली सेशंस के दौरान बाकी लोगों की जब ज़रूरत पड़ती तो हम उनको ज़रूर बुलाते हैं, लेकिन नॉर्मल अपडेट के लिए सिर्फ एक पर्सन को हमने अपडेट करना है, ठीक। अच्छा, हाँ, इसमें एहतियात करें, एक बंदा राब्ता में रहे और बाकी अफराद को भी अपडेट करता रहेगा। फैमिली की मुलाकात 30 से 45 दिन के दरमियान होती है। ताहम अगर मरीज़ मंशियात से हट कर किसी और मसले के लिए दाखिल हुआ है तो ये बवक्त दाखिला तय किया जाएगा कि मुलाकात कब हो। मुलाकात का वक्त पहले से तयशुदा होगा, अचानक मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि हम अपने शेड्यूल में बिज़ी होते हैं। तो ऐसा जब एकदम से फैमिली आ जाती है, हमने मुलाकात करनी है, तो क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए टेक्निकली मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि अमला पहले से एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक काम कर होता है। अच्छा, 45 दिनों के बाद फैमिली के साथ साइकोलॉजिकल सेशंस का बाकायदा आगाज़ हो चुका होगा, जो कि साइकोलॉजिस्ट और फैमिली की अवेलेबिलिटी के मुताबिक तय किया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जिनके बच्चे हमारे पास दाखिल हैं या रह चुके हैं, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट खुद रब्ता करते रहते हैं हमारे PTCL के नंबर से। अच्छा, अगेन चीज़ कि यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल अलाउड नहीं है सेशंस के दौरान या वो सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी मसाइल आ रहे होते हैं, तो इसलिए हमने उसको वो किया हुआ है। उसका कोई एविडेंस नहीं होता कि आया कि फैमिली सेशन हुआ है, नहीं हुआ है, तो PTCL गो के हमें महंगा पड़ता है, उसके ऊपर हमारे अखराजात आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम PTCL को ही फॉलो करते हैं ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि फ़लाँ फैमिली के साथ फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ सेशन हुआ और कितनी दुरानिए का हुआ और उसके सेशन नोट्स हमारे पास आया कि हैं कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ उसमें आती है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद है जी, लेकिन 15 दिनों में एक से ज़्यादा सेशंस नहीं होंगे। सेशन में वही अफराद आएँ जिनको बुलाया जाए।
इलाज के आखिरी माह फैमिली के साथ फ्रीक्वेंटली सेशन रखे जा सकते हैं। मरीज़ को अचानक डिस्चार्ज करवाने से गुरेज करें। सडन जी अभी हम आए हैं, बस ये हम लेके जा रहे हैं, ऐसा वैसा ऐसा ना किया करें। ऐसे में ये होता है कि आपका बच्चा है वो ख़राब होता है। हमारे पास तो सैकड़ों आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सफ़र वो बेचारा करता है। हमने उसके साथ एक रेपो बना ली हुई होती है, हम उसको एक चीज़ पे ले जा चुके होते हैं और सडन फैमिली आ जाती है और ले जाती है। इसलिए जब भी दाखिल करवाएं, जितनी ड्यूरेशन के लिए दाखिल करवाएं, उतना माइंडसेट बना लें, उतनी आप अपने अखराजात को भी पहले से सेट कर लें कि हाँ जी ये चीज़ हमने करनी है, ठीक है। वक्ती तौर पर हम दाखिल करवा देते हैं, फिर 2 दिनों के बाद हम ले आते हैं, तो वो बेचारा वो इंसान है ना। अच्छा, मरीज़ को विड्रॉल और डिटॉक्स के वक्त डिस्चार्ज करवाने से इज्तनाब करें। ये बहुत ज़रूरी है कि वो बेचारा पेन में है, आप डिस्चार्ज करके ले जाएंगे, घर जाएगा, वो ओवरडोज हो जाएगा, वो जारी बात है, उसमें वो इलाज तो नहीं होता, ठीक है, वो अभी विड्रॉल में ही है। तो वो उस पेन को ख़त्म करने के लिए याद रखें कि अगर हेरोइन कोई लेता है ना, खुदा ना खास्ता, और हेरोइन का जो डिटॉक्स का पीरियड, उसमें जो वो पेन होते हैं, वो बाकी पेन मैनेजमेंट मेडिसन से तो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत उसी की होती है, मतलब हेरोइन की ही होती है। तो एक बिलीफ बना हुआ होता है कि जब तक मैं वो नहीं लूँगा तो मुझे सुकून नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए लोग ओवरडोज हो जाते हैं और ओवरडोज होने से उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ से इज्तनाब करें। खुदकुशी से बचने और असल्ट अटैक की रोकथाम के लिए मरीज़ को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। इसको सेक्शन 52 भी बोलते हैं। इसमें यह होता है कि क्लाइंट को कोई भी मसला ना हो, हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए आया है। यहाँ घर में भी आपने देखा तोड़ फोड़ करते हैं, तो यहाँ पर भी जब वो करेंगे तो उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई नुकसान ना हो। मरीज़ का और मरीज़ को दाखिल करवाने वाले का शनाख्ती कार्ड और तस्वीर को होना ज़रूरी है। हमें पता चले कि किस बंदे ने दाखिल करवाया है। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिज़िकली तो खैर हम ले लेते हैं। दाखिले के वक्त कम अज़ कम 2 अफराद अपने हमरा लाएँ। मरीज़ को कैंटीन एक ख़ास मकदार में ही दें ताकि बाहर के खाने की आदत ना पड़े। मरीज़ के 4 कपड़ों के जोड़े और 1 माह में 2 बार शेविंग एंड कटिंग इदारे की तरफ से होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि हाँ जी ये इसकी हमने कटिंग करवाई है, इसका ये बिल है, वो बिल है, वो जो भी आपका हमने पैकेज बनाया हुआ तो वो उसी में ही होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि रोज़ाना कोई कपड़े चेंज करता रहे तो हम उसको लॉन्ड्री प्रोवाइड करते जाएँ, ठीक है। तो ऐसे में ये होता है कि वो मंथ में 4 टाइम उसकी लॉन्ड्री होगी और 2 टाइम जो है शेविंग और कटिंग होगी, ठीक है। अच्छा, आगे जी सेल्फ केयर से मुताल्लिक़ चीज़ें जैसा कि तौलिया, ऑयल, कंघी, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट वगैरह फैमिली देगी। ये आप खुद उनको साथ में दे दें। मरीज़ के हमरा कौन सी चीज़ें नहीं देनी? ब्लेड, छुरी, चाकू, लाइटर, नेल कटर, ज़्यादा पॉकेट वाले बैग, आईना, शीशे से बनी हुई बोतलें, नकदी, कीमती अशिया जैसा कि सोने की अंगूठी, मोबाइल फ़ोन, पर्स, घड़ी, चैन, एयरपोर्ट्स, MP3 वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ उनको नहीं देनी। आप सिंपल सादा सा एक बंदा हमारे हवाले करें ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लंबी डिटेल है लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि फैमिलीज़ को पता नहीं होता, बेचारी इतनी दूर से आती हैं। अच्छा, हमें मालूमात देते हैं ये वो। दाखिले के बाद ये कंफर्म कर लें कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर खाली है, ठीक है। इसकी जेब से निकलने वाला तमाम सामान दाखिल करवाने वाले को दिया जाएगा, यानी कि जिसने ये फॉर्म साइन किया होगा। अदारा अपने पास कुछ नहीं रखता, यहाँ तक कि मरीज़ का असल शनाख्ती कार्ड भी फैमिली के पास होगा। ये भी नहीं है जी कि आपके पास असल शनाख्ती कार्ड था, पता नहीं हमने कोई इससे काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। ये दाखिला के वक्त ही तय कर लें कि मरीज़ को कितना दाखिल रखना है ताकि इलाज का प्लान भी इसी तरह से किया जा सके। तयशुदा प्लान के अलावा मरीज़ को डिस्चार्ज करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कि जी आपने उसको 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 3 माह के लिए दाखिल किया और सडन आके वो कर दिया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, समटाइम कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको ख़ासकर न्यूरो डेवलपमेंटल के हैं या शिज़ोफ्रेनिया के लॉन्ग टर्म पेशेंट चल रहे हैं जिनको 3 माह से ज़्यादा का या सेफ्टी जोन की ज़रूरत होती है। तो 3 माह के बाद या जब भी आप आएँ, आप मीटिंग के लिए आएँ, तो आप उसको एक्सटेंड कर दें कि अब हम नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मरीज़ को प्लान के अलावा डिस्चार्ज करने से जहाँ मरीज़ के अपने लिए रिस्की होता है, वहाँ अदारे में मौजूद बाकी मरीज़ों पर भी बुरा असर पड़ता है कि अच्छा जी फ़लाँ को निकाल दिया, मुझे क्यों कैद कर दिया है। ये बाकियों के लिए परेशानी होती है, वो उनके लिए ज़हनी कोफ्त होती है। इसलिए इन चीज़ों को इससे इज्तनाब करें। मरीज़ को दाखिल करते वक्त कैटेगरी का तयन कर लें, जैसा कि A, B, C, D और E। इनकी हमने तमाम तर फ़ीसें हैं और ये भी सरकारी अदारे की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं।
आप जाकर वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास वो सारी चीज़ आ जाएगी। अभी भी आपको वेबसाइट पर उनकी कैटेगरीज और प्लस उनकी रेट्स, उनकी सर्विस चार्जेस, उनकी तमाम तर चीज़ें आपको सामने आ रही होंगी हमारी। आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करके क्लाइंट को अपने यहाँ पर ले आएँ। अच्छा, और दाखिले के वक्त किसी किस्म की कोई भी डिस्काउंट, दाखिले के बाद किसी किस्म की कोई डिस्काउंट की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। जैसे कि एक कैटेगरी में पहले दाखिल कर लिया जाता है क्लाइंट को, बाद में कहते हैं यार छोड़ो आप इसको बी में कर दो ना, 1 माह गुजर गया, तो हम अपने अखराजात कर चुके होते हैं, उसके अंदर उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने उसको सर्व किया हुआ होता है, तो बाद में ऐसी कोई भी चीज़ शामिल नहीं होती। तो इसलिए पहले ही आप अपनी जेब को भी देख लें, अपने क्लाइंट की कंडीशन को भी देख लें, अपनी तमाम तर चीज़ों को देख लें और उसको आप फिर तयन करें। ठीक है, दाखिले के बाद कोई भी फिर जारी बात है, कोई परेशान वो नहीं होती। तो माम अदायगी के बाद मरीज़ को डिस्चार्ज किया जाएगा। जब भी क्लाइंट को डिस्चार्ज करने के लिए आएंगे, हमारा अकाउंट है, कंपनी अकाउंट है, उसमें आप फीसेस वगैरह जमा करवाएं, क्लियरेंस करवा के उसके बाद आप आएँ। क्योंकि बाद में यहाँ पर आते हैं, अच्छा जी अभी हम लेके जा रहे हैं, बाद में वो कर लेंगे। कितना 31 लाख के बोगस चेक अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, फैमिलीज ले जाती हैं वापस नहीं लाती। तो इसलिए अब हमने ये चीज़ भी वो कर दी है कि क्लियरेंस आप पहले से ही कर लेंगे, वहाँ पर ही आपने रसीद वो करनी है, अपने दाखिला फॉर्म के साथ जो आपको कापी दी हुई होती है उसके साथ लगानी है, या व्हाट्सएप करनी है कि ये हमारी क्लियरेंस हो चुकी है। आपको क्लियरेंस ऑफिसर कॉल करेगा कि हाँ जी आपकी क्लियरेंस हो चुकी है, अब आप अपना क्लाइंट आकर ले जाएँ। ठीक है, लिहाजा तमाम मरीज़ की तमाम क्लियरेंस कर लें, इसके बाद डिस्चार्ज के लिए तशरीफ़ लाएँ, उसके बाद आप आ जाएँ। दाखिले के बाद किसी भी ब्यूरोक्रेट वगैरह या किसी भी किस्म के ताल्लुकात से असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। अमूमन ऐसा होता है, क्लाइंट दाखिल होता है, किसी की कॉल आ जाती है, हाँ जी मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ और मेरा ये भतीजा है, आपने इसका स्पेशल ख्याल रखना है। भाई मेरे पास सारे स्पेशल लोग हैं, कोई एक क्लाइंट भी मेरे लिए कमतर नहीं है या दूसरे से बेहतर नहीं है, तमाम बराबर हैं, तमाम तर मेरे भाइयों की तरह, मेरी बहनों की तरह, बुज़ुर्ग मेरे वालिदैन की तरह, ठीक है, मेरे पास दाखिल होते हैं। ठीक है, इसमें हरगिज़ ये मत समझें कि इस कैटेगरी का क्लाइंट होगा तो उसको अलहदा प्रोटोकॉल मिलेगा, तो ये वाला होगा उसको अलहदा प्रोटोकॉल मिलेगा। जस्ट आप फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हो, आप उन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हो। बाकी इंसानियत की बेस पर, ह्यूमन राइट्स की बेस पर तमाम बराबर हैं, ट्रीटमेंट की बेस पर तमाम बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी वाले को कम दवाई दी जाए और उस वाले को ज़्यादा दी जाए, इसको अच्छी क्वालिटी की दी जाए, इसको नरम को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा कोई भी बंदा, अगर किसी ने कॉल की जी कोई बंदा वो आ गया, हम तो उसको जवाब ही नहीं देते, वो क्या जी फ़लाँ बंदा दाखिल, हम कहते हैं नहीं दाखिल है। ठीक है, उल्टा उसके लिए उसको फिर अपनी इज्जत जो है ना कम महसूस होती है कि भाई ये बंदा किस तरह से बात कर रहा है, और ये सख्ती मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ऐसा हरगिज़ ना किया करें कि हाँ जी हमने बंदा दाखिल कर लिया, तो अभी कोई कहता है कि मेरे किसी चाचू मामू को कॉल करें, यार नवीद को कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेंडमली, हमारे माशाल्लाह से अभी बहुत सारे क्लाइंट्स जा चुके हैं, किसी से भी कभी भी आप उनको, आप तो जानते भी हैं बहुत सारे लोग, अब कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो कभी भी किसी को इस चीज़ से हमने प्रेजुडाइज का या उसको कम तर का या ज़्यादातर का कोई वो नहीं किया। ठीक है, सब बराबर हैं, इसलिए किसी भी इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। ठीक है, किसी भी किस्म के तनाज़ात की सूरत में मुतल्लिका अदारों में दरख्वास्त दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैं फ़लाँ हूँ, ये उल्टा उस बंदे के लिए नुकसानदेह होता है, जो कॉल करता है उसके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। हम फिर वो कहते हैं कि देखो ये हमारी जो एक सर्विस हम दे रहे हैं, जिसके लिए हम ऑथराइज्ड हैं, उसमें ये असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो जारी बात है उनके लिए एक परेशानी बन जाती है। तो इसलिए इसको भी आप अवॉइड करें और हमारे लिए भी परेशानी ना बने। किसी और ज़रिए से असरअंदाज होने की सूरत में दाखिल करवाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी होता है जी, हाँ जी हमारे ये बंदे दाखिल हैं, ये वो, यार हम शरीफ लोग हैं, हमने किसी के साथ क्या लड़ाई करनी है, हम तो प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज़, हमारे किसी के साथ कोई तल्लुकात या कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें नहीं होती। रिटर्न में चीज़ें हैं, आप ये सारी कुछ पढ़ के सारी चीज़ें करके जाते हो। ठीक है, और उन ही चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर क्लाइंट की तरफ से एक चीज़ें हो सकती हैं कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताना या थोड़ा बहुत झूठ बोलना, वो आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है, वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आप उसको एज अ क्लाइंट ही लो, वो अपने मूड के मुताबिक, क्यों वो बेचारा तो हमारे पास एक तरह से मजबूरी के आलम में कैद है, वो तो कुछ भी कहेगा। ठीक है, जब तक तहकीक ना हो, चीज़ साबित ना हो, आप ना गालम गलोच करें, ना कोई और परेशानी की बात करें। ठीक है, दाखिले के वक्त दाखिला फॉर्म की कापी लेना मत भूलें, ये लाजमी, इस फॉर्म की कापी एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जिसके ऊपर अमूमन मेरे ही साइन होते हैं, मैं खुद इसको ऑथराइज करता हूँ। तो इसलिए आप जब तक वो ना मिले, आप समझें कि आपका पेशेंट दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, दाखिला फॉर्म की कापी ना होने की सूरत में मरीज़ को डिस्चार्ज
नहीं के वक्त किसी के हवाले नहीं किया जाएगा। आप बाज़ औक़ात हमारे पास अब तकरीबन 50% हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बाहर के ममालिक में हैं, ठीक है, वो वहाँ से स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं सारा कुछ। तो ऐसे में ये है कि जब आप एडमिशन फॉर्म होगा ये आपको बड़ा एक सील पैक करके दिया जाता है, तो आप ऐसे करें कि जिसको भी आपने भेजना है ये उनके हवाले कर दे, वो अपने साथ में ID कार्ड की कापी लाएँ और उनको डिस्चार्ज हम करके दे देंगे, ठीक है। HLPS के किसी भी स्टाफ मेंबर से लेन देन ना करें, कोई भी ऐसे ही वो ना करें, इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। भले हमारे पास मैं बोलूँ कि ये हमारा स्टाफ है, वो तो हमारे स्टाफ हैं, वो अपने काम से काम कर रहे हैं, वो मुआहदे का हिस्सा नहीं है आपके, और ये जो मुआहदा हम कर रहे होते हैं इसका वो नहीं होता, तो इसलिए आप किसी किस्म की भी वो ना करें, ठीक है। तमाम वाजिबात और अदायगी HLPS के बैंक अकाउंट में करें, पर्सनल अकाउंट में या व्हाट्सएप में करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप डायरेक्टली कंपनी अकाउंट आपके पास आया हुआ होता है, आप उस पर वो करें। HLPS के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा किसी से रब्ता ना करें, ठीक है। अगर कोई आपको कॉल करता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ आता जाता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता होता कि करंटली वो भी है या नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑफिशियल नंबर तो सेम वही रहता है। तो इसलिए आप ऑफिशियल नंबर के अलावा किसी भी चीज़ को ना आप खुद रब्ता करें, ना कोई और रब्ता करता है तो उसको ऊपर आप कोई ध्यान दें। कोई भी रब्ता आपका ज़ाती तस्वर किया जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई लेन देन कर ली हुई है तो आपकी अपनी है, वो उसमें अदारे का कोई ताल्लुक नहीं है कि ये फ़लाँ बंदा आपके पास था, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें बहुत सारी हमने फेस की हैं, तो इसलिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें अदारा इन्वॉल्व नहीं होगा। दौरान इलाज अगर किसी मरीज़ को कोई मेडिकल मसला निकल आए तो HLPS फैमिली से रब्ता करेगा और इलाज के अखराजात की ज़िम्मेदारी भी फैमिली पर होगी। ऐसा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट है, उसको अपेंडिक्स का पेन हो जाता है, तो ऐसे भी अब हम क्या करेंगे, जाहिर बात है हमने उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, फैमिली को बताना है कि भाई अब हम इसको अपेंडिक्स है तो अब आप इसको आगे मैनेज करो, ठीक है। फैमिली कहती है यार हम तो यहाँ पर नहीं है, अब आप ही कर लो, तो फिर जारी बात है हमारी टीम जब इंगेज होगी तो वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, मेडिकल बर्डन होता है या सर्विसेज बर्डन होता है, तो वो फिर फैमिली को बियर करना पड़ता है। अच्छा, अगर मरीज़ का किसी ऐसे मसले का शिकार है जिससे मौत वाक़या हो सकती हो, जैसा कि दिल का दौरा पड़ना, तो इसका इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बात है ये अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं, कुछ कुदरती चीज़ें होती हैं, उसमें हम भी बेबस हैं, आप भी बेबस हैं, पेशेंट भी बेबस है, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट किसी भी तरह से सफ़र करे, तो इसलिए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें, ठीक है। अगर मरीज़ को कोई साइकेट्रिक बीमारी है तो इदारा इस बीमारी का इलाज करवाने का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा फैमिली से अलग चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि माहाना अखराजात से ही इलाज किया जाएगा। मरीज़ की फैमिली को मरीज़ के दाखिले के वक्त 70% चार्जेस अदा करने होंगे और बाकी चार्जेस की अदायगी भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर करना होगी। अच्छा, एक और चीज़ भी, ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि आपने 3 माह के पैसे अब भी जमा करवा दो, ये वो, ऐसा नहीं है। आपका जितना टाइम गुजरा हुआ है उतना आपने पे करना है, ठीक है। इवन कि हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसे आई हैं, पेशेंट को उन्होंने अगर दाखिल करवाया है, पूरे महीने को उन्होंने पेमेंट दे दी और उसके बाद उन्होंने वो किया कि जी कि 1-2 दिनों में उनको हो गया कि यार घर में कोई डेथ हो गई है फॉर एग्जांपल, तो पेशेंट को डिस्चार्ज करना पड़ गया, तो वो आपके पैसे ज़ाया नहीं जाते हैं, वो आपको हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, कोई पेशेंट हमारे पास दाखिल हुआ है, फैमिली ने सारा कुछ पे कर दिया, ठीक है, तो मालूम हुआ कि इसका तो कोई ऐसा केस था ही नहीं जिसके लिए इन्होंने दाखिल कर दिया, फैमिली को कोई गलत फहमी हो गई है या कोई ऐसी चीज़ हो गई है और प्रॉब्लम कुछ और है, ठीक है। क्योंकि हर बंदे की ज़ाती मामलात होते हैं, मैं अभी इस तरह के मसाइल भी होते हैं जिनकी मैं मिसाल भी देने से कासिर हूँ कि अगर कोई इस तरह का मसला निकल आता है जिसमें उसका दाखिला बनता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम जालिम में आपके पैसे लूट लिए और हमने रख लिया, ऐसा नहीं है, वो आपकी अपनी चीज़ें होती हैं, वापस करते हैं, ठीक है। ताहम HLPS मुमकिन कोशिश करता है कि मरीज़ की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाए, ठीक है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इदारे के साथ मुकम्मल तावन करें और ट्रीटमेंट प्लान के मुताबिक फैमिली सेशंस के लिए तशरीफ़ लाएँ। ऐसा ना हो कि फैमिलीज़ कहती हैं यार अब कल सेशन था तो मैं आज रख लूँ, देखिए उस दिन भी बिज़ी होता हूँ ना, इंगेज होता हूँ, आपका टाइम है, ठीक है। अगर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 2 से 4 बजे का टाइम है, तो 2 से 4 बजे आप यहाँ पर अवेलेबल हों, क्योंकि वो 2 से 4 बजे का टाइम किसी और का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप 4 से 6 बजे आ जाते हैं तो फिर आपके लिए भी मसला होता है, मेरे लिए भी मसला होता है, तो ये चीज़ है। फिर अपने मरीज़ का तमाम मसला लिखें या दाखिल करने के मकासद लिखें। आपने खुद लिखने, आप खुद नहीं लिख सकते, आप अपने किसी पड़ोसी को बुलाकर या हमारे इदारे में ही किसी को बोलें कि आप लिख लो, आपके सामने हम लिखें कि एक्चुअली मसला है क्या। नशा तो करता ही है, लेकिन और क्या चीज़ें चल रही हैं साथ में, वो आपने यहाँ पर इस पेज पे लिखनी है। पेज नंबर 5 के इन पे अगर लंबी लिस्ट बन जाती है तो मज़ीद भी आप उसके साथ पेपर ऐड कर सकते हो। अब आखिरी पेज है, यहाँ पर क्या होता है, मरीज़ का नाम आपने लिखना है, मरीज़ से रिश्ता लिखना है, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं,
इलाज का दौरानिया, आपका फ़ोन नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका पत्ता और आपका दस्तखत। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, क्या मिसेस दाखिल करवा सकती है कि नहीं करवा सकती? ठीक है, अब हमें क्या पता इस बंदे की कितनी बीवियाँ हैं। एक बीवी अगर दाखिल करवाती है तो हो सकता है दूसरी चाहे कि मैं नहीं करवाना चाहती। और बहुत सारे निकाह इस तरह से भी हैं कि दूसरों को नहीं पता होता और एक बंदा दाखिल हो जाता है और दूसरी जाके उनके लिए एप्लीकेशन दे देती है कि ये मेरा हस्बैंड गुम हो गया, इसको ज़रा ढूंढें। ज़ाहिर बात है वो तो इसलिए मिसेस जब भी दाखिल करवाएगी तो वो हमेशा अपने ससुर को, सास को एतमाद में लेकर उनके सामने दाखिल करवाएंगी। ठीक है, इसी तरह से भाभी नहीं दाखिल करवा सकती। ठीक है, अगर कोई और बंदा बिल्कुल भी नहीं है तो फिर ये जो साथ में विटनेस हैं तो ये बात को बताते हैं कि भाई हाँ, इनका कोई और नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको दाखिल करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम ये अथराइज करते हैं, हमें पता है कि इस बंदे का कोई और नहीं है तो आप इनको दाखिल कर लें। क्योंकि बहुत सारे लोग अफराद ऐसे भी हैं जो कि बेघर हो जाते हैं या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो उनको कोई ना कोई बंदा स्पॉन्सर करके उनको दाखिल करवाना चाहता है। तो इसके लिए 2 विटनेस जो होते हैं वो लाजमन वो करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ वाकई जैसी है, ये मालूमात जो इन्होंने दी है ये रियल है। फिर मरीज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। ठीक है, फिर मरीज़ का पता, ठीक है, उनका फ़ोन नंबर। ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर हमें इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब फॉलोअप के लिए ज़रूरी होता है तो हमें पता, हम उनका अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, कुल अदा की गई फ़ीस आपने जो की है, टेस्ट की फ़ीस आपने जो टेस्ट आपने वो करने हैं वो पहले से आपने बता देने होते हैं। ट्रांसपोर्ट की फ़ीस अगर आपने क्लाइंट, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान से ही क्लाइंट को ला रहे होते हैं, इवन कि अगर पाकिस्तान में क्लाइंट नहीं है, किसी और मुल्क में भी है और वो वल्नरेबल है तो उसके लिए भी हम प्लान करते हैं कि हम उनको कैसे लाएंगे, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो आप पहले से डिस्कस कर लें, हम उस चीज़ को कर लेते हैं। कैंटीन या कोई पर्सनल आपने देनी है या क्लिनिक की फ़ीस जो भी है, जितना भी आपने किया पहले ऊपर टोटल फ़ीस लिखनी है और नीचे उसका ब्रेकडाउन आपने कर देना है कि ये मकसद हमने इतनी दी है। ठीक है, फिर यहाँ पर नंबर 1 पे मैंने, यानी कि जो क्लाइंट दाखिल कर रहा है उसके लिए मैंने मुकम्मल मालूमात पढ़ ली है और सबसे मुत्तफ़िक हूँ और अपने मरीज़ को दाखिल करवा दिया है। ठीक है, नीचे अपना नाम और अपना दस्तखत अगेन करेगा कि हाँ ये सारा कुछ ऐसा ही है। फिर दूसरे नंबर पर है मैंने, यानी कि ये मेरी तरफ से या अदारे की तरफ से होगा कि मैंने फैमिली को मुकम्मल मालूमात दे दी है, ज़रूरी इलाज के मकासद हासिल करने के बाद मरीज़ को दाखिल कर लिया है। ठीक है, उनके मकासद पता कर लिए, सारा कुछ कर लिया, अब दाखिल कर लिया, नाम और दस्तखत कर लिया और दाखिला की तारीख भी लिख ली। और डिस्चार्ज पर दाखिला फॉर्म की जो है ना, जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी एक कापी आपने साथ में लाजमी लानी है जो कि आपको दाखिले के वक्त दी जाएगी। इसमें वही कापी होती है, इसकी एक कार्बन कापी होती है, एक ओरिजिनल कापी होती है। दोनों में से एक कापी आप रख लेते हो, एक यहाँ पर क्लिनिक में दाखिल के वक्त दे दी जाती है और उसके बाद हमारी चीज़ें आपस में चलती रहती हैं। आपके फ़ोन नंबर्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसी के साथ चलती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक चैलेंजिंग बीमारी है, और याद रखें कि ये वाहिद बीमारी है जिसमें पेशेंट, नशे की बीमारी की अगर मैं बात करूं तो ये वो बीमारी है जिसमें पेशेंट को प्लेजर मिलता है वो चीज़ लेते हुए। तो ज़ाहिर बात है आप भी उसका प्लेजर रोक रहे हो, हम भी एक मामून होते हैं उसका वो प्लेजर ख़त्म करने में। तो इसलिए उसके लिए भी एक चैलेंजिंग होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई एकदम से मैं अब इससे कैसे निकलूँ। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता से उसके साथ सेशंस लेते हुए, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए, साइकोट्रोपिक्स का इस्तेमाल करते हुए, बाकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो करते हुए उसको इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सोचे समझे और इस चीज़ का उसको ख्याल आए कि ये चीज़ ठीक नहीं थी और मेरे लिए इलाज की बेहतरी ही थी। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़।